जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, डायरेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर एम राजू, कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी, डॉक्टर वी मणिकम, सभागार में उपस्थित सभी अवार्ड विजेता, अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, पब्लिक सर्विस से जुड़े सभी प्रशासनिक अधिकारियों तथा टेक्नोक्रेट का मैं स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। मोटे तौर पर 13th फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा पर 2010 में सेंटर फॉर इनोवेशंस इन पब्लिक सिस्टम की स्थापना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया में की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य गवर्नेंस में इनोवेशन का प्रमोशन रहा, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी हो सके। आज CIPS इनोवेशन अवार्ड के माध्यम से सभी 20 चेंज मेकर्स के इनोवेटिव इनिशिएटिव को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। मुझे प्रसन्नता है कि गांदरबल ने भी एनवायरनमेंट के क्षेत्र में जो इनिशिएटिव लिया है उसे भी पुरस्कृत किया गया है। जिन साथियों को पुरस्कार मिला है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। प्रशासन के अनेक अधिकारियों ने, वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है। कई लोगों का प्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा है। गांदरबल का जिक्र मैंने किया। एडटेक स्टार्टअप कन्वेजिनियस जयराम भट्टाचार्य, जो टेक्नोलॉजी की मदद से गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अभी तिनसुकिया आसाम के डिप्टी कमिश्नर को हमने सुना, 50 साल से पड़े हुए 1.53 लाख मीट्रिक टन कचरे को साफ करके 50 एकड़ के पहाड़ को एक सार्वजनिक जगह में उन्होंने बदला है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे अनेक इनिशिएटिव से एक नया मॉडल देश में विकसित होगा। 1.5 दशक पूर्व जब CIPS की स्थापना हुई थी, तब और आज के भारत में बड़ा अंतर आ गया है। तब और आज के प्रशासनिक तंत्र में भी जमीन आसमान का फर्क है। 2010 में शेष विश्व के साथ साथ भारत भी प्रचुर अवसरों और चुनौतियों के एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। उसी वर्ष एप्पल आईपैड लॉन्च होने वाला था, जो टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी क्रांति के रूप में देखा जा रहा था। उसी वर्ष सोशल सर्विस के कार्यों के लिए हमारे यहाँ क्राउड फंडिंग की शुरुआत हुई थी। 2010 में ही गूगल अपनी ड्राइवरलेस कार की टेस्टिंग कर रहा था। उसी साल ग्रीन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स नए रिसर्च और तकनीक के द्वारा प्लास्टिक की रिसाइकलिंग पर काम कर रहे थे। दूसरी तरफ 2010 में हेल्थ सेक्टर में मलेरिया से निपटने के लिए एक बिल्कुल अद्भुत खोज चल रही थी। लैब में प्रोड्यूस किए गए फेफड़े, लंग्स की टेस्टिंग भी हो रही थी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए भारत सहित दुनिया के अनेक देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप में ई-गवर्नेंस पर विचार भी चल रहा था। अनेक शहरों में देश और दुनिया के इस पर सेमिनार हो रहे थे। 2010 में जब CIPS की स्थापना हुई, तब एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही थी। उसी वर्ष हमारे देश में प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन
और सीमलेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए महाराष्ट्र और केरल, ये दो स्थानों पर ई गवर्नेंस का मॉडल शुरू हो, इस पर काम प्रारंभ हुआ था। 2013-14 आते आते नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न ने लगभग 3000 ई सर्विसेज की पहचान कर ली थी और 2014 दिसंबर में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गवर्नेंस में इनोवेटिव इनिशिएटिव कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना प्रारंभ किया और पहली बार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस महज एक स्लोगन नहीं, बल्कि कैसे इसे ज़मीन पर उतारा जाए, इस पर काम प्रारंभ हुआ। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी से लेकर के ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाना, डीबीटी, मोबाइल बेस्ड पहचान, पेपरलेस फेसलेस गवर्नेंस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी, ऐसे अनेक अभियान देश में शुरू हुए। आप में से यहाँ जो लोग उपस्थित हैं अधिकांश शासन व्यवस्था के हिस्से हैं। 2014 के बाद जो परिवर्तन देश में हुआ है, आपकी निष्पक्षता, ईमानदारी, दक्षता और निडरता, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे अमूल्य पूंजी रही है। चाहे वो राज्य हों या केंद्र शासित प्रदेशों की सिविल सेवाओं के साथ अखिल भारतीय सेवाएं हों, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट, ये सभी मिल करके प्रशासन की रीढ़ बनते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि एक टीम की तरह आप सबने जनता की सेवा की है और भारत जैसे महान राष्ट्र के निर्माण हेतु नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए काम किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि युवा अधिकारियों तथा टेक्नोक्रेट्स ने नई चुनौतियों का सामना करने के लिए लीक से हटकर सोचने वाली संस्कृति विकसित की है। देश की पूरे देश में क्या हो रहा है, इस पर अगर हम नज़र ले जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से किसी भारतवासी को गर्व होता है कि 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न, 1.8 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स और एक अभी लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक 35,000 से ज़्यादा टेक स्टार्टअप्स हैं। इसमें ईज ऑफ लिविंग, मॉडर्न एजुकेशन, हेल्थ जैसे अनेक सेक्टर में ये काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यही विकसित भारत के निर्माण में अपना विशिष्ट योगदान भी दे रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि पिछले 10-11 वर्षों में एक ऐसा मजबूत आधार इस देश में तैयार हुआ है जिस पर आपने अपेक्षाओं से कहीं आगे बढ़कर इनोवेटिव इनिशिएटिव लिया है। लोगों के जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने तथा सरकार को लोगों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए अपनी दी गई जिम्मेदारी में बदलाव लाने का प्रयत्न भी तेज गति से अब देश में प्रारंभ हुआ है। अनेक अवार्डीज ने हेल्थ, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट ऐसे सेक्टर्स में हिम्मत और लगन के साथ कदम बढ़ाए हैं और उससे देश की बड़ी आबादी के जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं ऐसे सभी लोगों को बधाई देता हूँ। 2 बात मुझे कहनी है। पहला, मैं बार बार कहता ही नहीं हूँ, मानता भी हूँ कि कोई भी फाइल ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे हजारों लाखों इंसान का जीवन भी प्रभावित होता है उससे। और उस फाइल पर जो आप निर्णय लेते हैं, उन हजारों लाखों इंसानों का जीवन आपके निर्णय से प्रभावित होने वाला है। दूसरी बात, आप जब भी कोई काम करते हैं तो वह सही है या गलत, उसे मापने का मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण पैमाना यही है कि उससे हम आदमी के जीवन में क्या बदलाव आया है। अगर इन 2 बातों पर हम ध्यान दें तो मैं समझता हूँ एक उत्तरदायित्वपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। लेकिन टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, हर महीने बने बनाए स्ट्रक्चर अब समाप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी एक्सपर्ट या पॉलिसी मेकर निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता है कि 2 साल बाद यानी 2027 में गवर्नेंस या बाकी सेक्टर्स का स्वरूप कैसा होगा। और परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है और स्थिर चीज़ है
और वो प्रत्येक सेक्टर में दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि उसके अनुरूप हर सेक्टर में ग्रोथ और वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तंत्र को निर्णय लेने होंगे। गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज तथा गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज में डिजिटाइजेशन के कारण ढेर सारा लाभ जम्मू कश्मीर में भी, देश में भी हुआ है। अब ये कल्पना हम पहले नहीं कर सकते थे। आने वाले समय में भी इसमें कोई शक नहीं है कि अनेक नई टेक्नोलॉजी, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी चर्चा है, के माध्यम से पब्लिक के लिए और बेहतर पॉलिसी बनाई जा सकेंगी, बेहतर डिसीजन लिए जा सकेंगे, सिटीजन इंगेजमेंट तथा कम्युनिकेशन और इम्प्रूव होगा, पब्लिक सर्विसेज की स्पीड और क्वालिटी भी बेहतर की जा सकती है। मुझे लगता है कि यही परिदृश्य पूरे देश में होगा और डेटा आने वाले समय में डिसीजन मेकिंग को तेज़ी से ड्राइव भी करेगा। आने वाले अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर के लिए मुझे लगता है 3 बातें हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी होंगी। पॉलिसी परफॉर्मेंस में कैसे हम सुधार ला सकते हैं, जटिल चुनौतियों को कितनी सहजतापूर्वक हम मैनेज कर सकते हैं, भविष्य में डिसरप्टिव चेंजेज जो होने वाले हैं उन्हें प्रभावी तरीके से हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। और इन तीनों का लक्ष्य मैं मानता हूं कि एक ही होगा, सिटीजन ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग, नागरिक संचालित नीति निर्माण। ये व्यवस्था तैयार करना, क्योंकि नीतियां अब दफ्तरों में नहीं, नागरिकों के बीच बैठकर उनकी ज़रूरतों को समझकर अगर बनाई जाएंगी तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। टेक्नोक्रेट से देश और समाज की अपेक्षा है कि समाज में मौजूद जटिल समस्याओं को हल करने के लिए वो नए टूल्स विकसित करेंगे, नई पहल करेंगे और टेक्निकल एप्लीकेशंस के द्वारा समाज में परिवर्तन को रूपांतरित करेंगे। ये मानव स्वभाव है कि वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है और इसलिए चेंज को बराबर रजिस्ट किया जाता है। उसका उदाहरण हर जगह मिल सकता है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ मिलेगा, अपने राज्य में देखेंगे तो वहाँ भी मिलेगा। मैं एक छोटी घटना का जिक्र आप सबके सामने करना चाहता हूँ। अक्षय पात्रा फाउंडेशन का नाम आप में से सबने सुना है। लगभग 20 से 21 लाख बच्चों को मिड डे मील वो रोज सर्व कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन की मदद से उन्होंने अपने ऑपरेशन को बहुत ही इफिशिएंट बना लिया है और प्रतिदिन मिड डे मील की डिमांड को प्रेडिक्ट करके वेस्टेज को मिनिमाइज कर दिया है। पहले मैन्युअली पूरे ऑपरेशन को मैनेज करने में जितना खर्च होता था, ऐसा अनुमान उनका है कि अब उसके 50% में, आधे पैसे में उनका पूरा काम चल रहा है। अब ये एक ऐसा उदाहरण है जिससे हम अपने अपने राज्यों में, अपने अपने यूटीज में सोच सकते हैं कि क्या सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के संचालन में हम भी इस आधार पर कोई क्रांति ला सकते हैं। आने वाले 5 वर्षों में हायर एजुकेशन सेक्टर में ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेटिव्स कहे जाएंगे, यानी जिनका लर्निंग प्रोसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स पर आधारित होगा। वैसे वातावरण में बढ़ रहे हैं जिसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आकार दिया है। ऐसे वातावरण में उनकी योग्यता, उनकी रुचि, उनकी रिसर्च तथा इनोवेटिव कैपेबिलिटी की मैपिंग के लिए क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि सही तरीके से मेंटरिंग उनकी की जा सके। हर एक कैंपस को टेक्नोलॉजिकली एम्पावर भी करना होगा ताकि वो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और इनोवेटिव पावर को कैसे अनलॉक कर सकें। मैं अभी एन रमेश साहब से कह रहा था कि अवार्ड आपने डिफरेंट सेक्टर में दिए हैं। एग्रीकल्चर में एक ही अवार्ड मुझे दिखाई पड़ा, वो बिहार के मखाना जो दरभंगा से आए थे। मुझे लगता है कि मोटे तौर पर आधी आबादी देश की एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है।
कई कारण हो सकते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट दोनों को मिलकर इस दिशा में सोचना होगा। अभी ग्लोबल ट्रेड में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को लेकर के बड़ी रुचि दिखाई पड़ रही है। तमाम देशों के बीच इसे लेकर बड़ा कंपटीशन भी है और एक साइंटिफिक असेसमेंट के अनुसार अगले 25 साल में पूरे दुनिया की जनसंख्या 9 बिलियन के आसपास होने वाली है। इस बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें 70% एक्स्ट्रा फूड प्रोड्यूस करना होगा। अगर भारत को ही हम देखें तो 2050 में भारत की कुल आबादी लगभग 166 करोड़ के आसपास होगी और हमें 400 मिलियन टन अधिक अनाज का उत्पादन करना होगा। ऐसे में हम फूड सिक्योरिटी के लिए नए इनिशिएटिव को इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती रिसोर्सेज की होगी, जिससे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स तक नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हम पहुंचा सकें। लैब से लैंड तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्वयं में एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी चुनौती क्लाइमेट चेंज की वजह से किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना होगा और इसके लिए भी सोचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि 2023 में एसेंचर ने प्रेसिशन एग्रीकल्चर की अपनी सर्विसेज शुरू की थी और उनके जो रिजल्ट आए उनके मुताबिक अनेक फसलों में 90% कम पानी, 50% कम फर्टिलाइज़र वो इस्तेमाल कर रहे हैं तथा उत्पादन की फ्यूचर प्रूफिंग करने में भी उन्हें सफलता मिली। हमारे यहाँ भी HADP का एक प्रयोग शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि सभी राज्यों को इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। भारतवर्ष न सिर्फ तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, बल्कि विश्व की बड़ी इकॉनमीज में इसका भविष्य निस्संदेह उज्ज्वल दिखाई पड़ रहा है। देश के कोने कोने में निरंतर तीव्र और आर्थिक विकास की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। एक दशक के भीतर 25 करोड़ लोग देश के गरीबी रेखा के बाहर हो जाएं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और मुझे लगता है कि पिछले 25-30 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि देश की यही है। लेकिन अभी भी लगभग 3% लोग हैं जो गरीबी और असमानता के शिकार हैं। उन तक पहुंचना, उन तक विकास कैसे पहुंचे, उनको मुख्य धारा से हम कैसे जोड़ सकें, इस पर अभी और काम करने की आवश्यकता है। इसलिए हम ऐसे इनिशिएटिव जरूर लेने होंगे जो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करें और उन्हें भी विकसित भारत के निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बना सके। एक बार पुनः मैं अवार्डीज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भविष्य में उनके इनोवेटिव इनिशिएटिव के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और कार्यक्रम को यहां आयोजित करने के लिए मैं डॉक्टर रमेश कुमार और मैडम का हृदय से धन्यवाद करते हुए, आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।